हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ डेट यूजिंग द यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड। पहले हमने डिस्कस किया था कॉस्ट ऑफ डेट यूजिंग द एप्रोक्सीमेशन मेथड। हमने लास्ट लेक्चर में भी ऑलरेडी YTM मेथड से एक सम डिस्कस कर लिया है। आज हम एक और सम उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। हमने डिस्कस किया था अंडर द यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड cost of debt will be the rate at which present value of all the cash flow is equal to the current market price. So what will be there? Present value is equal to current market price. ठीक है? So what is the formula? IRR equal to L plus NPVL divided by NPVL minus NPVH multiplied by H minus L. तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, H माइनस L का जो डिफरेंस है अगर वो ज्यादा होगा तो एक्यूरेसी कम आएगी। H माइनस L का डिफरेंस अगर ज्यादा हुआ तो एक्यूरेसी कम आएगी, वो डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एक एग्जांपल है कि कंपनी ने डीप डिस्काउंट बॉन्ड इश्यू किए हैं। सबसे पहले हमें वो समझना पड़ेगा डीप डिस्काउंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है। डीप डिस्काउंट बॉन्ड मतलब बॉन्ड विल बी इश्यूड एट द डिस्काउंटेड प्राइस, लेकिन वो रीडिंग होते हैं फेस वैल्यू पे। बॉन्ड इज इश्यूड एट द डिस्काउंटेड प्राइस बट इट विल बी रीडिंग एट द फेस वैल्यू, और उस पे सबसे मेन बात, उस पे कोई भी इंटरेस्ट कंपनी देती नहीं है। सो इट इज इश्यूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट द फेस वैल्यू एंड no interest will be given on this bond. So कंपनी ने डीप डिस्काउंट बॉन्ड इश्यू किया है। सपोज उसकी फेस वैल्यू 1 लाख रुपीस है और उसको सिर्फ 2500 में इश्यू किए हैं और 25 साल की उसकी मैच्योरिटी है। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डेट एज्यूमिंग देयर इज नो टैक्स। सो आइए उसका आंसर हम डिस्कस करते हैं। आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। सो सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फैक्टर यहाँ पे आएगा। हमें क्या फाइंड करना है? प्रेजेंट वैल्यू। सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन 2500, फ्यूचर वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन 1 लाख, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया है। सो हमें क्या फाइंड करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो हम यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू की फॉर्मूला लगाते हैं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस r रेज़ टू n। तो व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू? फ्यूचर वैल्यू इज दी 1 लाख रुपीस जो कंपनी को चुकाना है, इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या है? बॉन्ड की 2500 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस r रेज़ टू n, n इज 25। सो हियर 1 लाख डिवाइडेड बाय 2500 इज इक्वल टू 1 प्लस r रेज़ टू 25। सो 1 प्लस r रेज़ टू 25। अब यहाँ पे हमें ट्रायल एरर करना पड़ेगा। So what is my interest factor? I am considering 15% and 16%. So यहाँ पे L is equal to 15%। जो भी मेरी फॉर्मूला है उसमें L is equal to 15% and H is equal to 16%. So putting this in formula 1 plus 0.15 raised to 25 and 1 plus 0.16 raised to 25. So यहाँ पे L 15 है और H 16 है। अब हमें क्या करना है? जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लो इज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस। सो यहाँ पे हमने 0 ईयर पे बॉन्ड इश्यू किया है। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या आएगा? 1 रुपीस कितना है? 2500, प्रेजेंट वैल्यू 2500। अब 1 से 25 ईयर में डिस्काउंटिंग फैक्टर का टोटल क्या आएगा? यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी को इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना है। तो यहाँ पे ऑल में नील आएगा, ठीक है। और एट द रेट ऑफ ऑन द ईयर ऑफ 25th ईयर आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखना है 15 ईयर का, 15% का। 25th ईयर में डिस्काउंटिंग factor at the rate of 15%. What will be the discounting factor? So you have to write down just a way 1 divided by 1.15. Then you have to press equal to 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 till 25.
So my discounting factor will be 0.03038. Now ये डिस्काउंटिंग रेट पे मुझे फ्यूचर वैल्यू को मल्टीप्लाई करता है. व्हाट इज माय फ्यूचर वैल्यू? 1 लाख. सो 25वें ईयर में मुझे 1 लाख चुकाना है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रहा है कि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, सो -3038. सो ये प्लस में फिगर है 2500 हमें मिल रहे थे, हमें 3038 चुकाने के. सो उसकी प्रेजेंट वैल्यू एट द 15% रेट इज -538. सो योर NPVL इज -538. नाउ हमने हायर फैक्टर कौन सा लिया है? 16%. सो अब 16% से हम डिस्काउंटेड करेंगे. 0 ईयर में सेम 1 इज द डिस्काउंटेड फैक्टर, 2500 आ रहा है, 2500 प्लस प्रेजेंट वैल्यू. 1 to 25 में 0 आएगा क्योंकि इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं है. ऑन द 25th ईयर I have to pay -1 lakh. So I have to find out the discounted factor for 25th year at the rate of 16%. So what I will do, 1 divided by 1.16, 1 2 3 4 5 till I will get the amount for 25th year. So this is my amount for 25th year, that is 0.0245 multiplied by -1 lakh. So answer will be -2450. Make the total of this. The answer is +15. Now put this figure in the formula. So what is the formula? The formula is IRR is equal to L. What is the L? L is the 15 plus NPVL. What is the NPVL? -538 divided by NPVL minus NPVH. So NPVL -538 minus +50. Then multiply by H minus L. So what is H minus L? 16 minus 15. Now put this mathematical calculation. 15 plus -538 divided by -588 multiplied by 1. So 15 plus 0.915 is equal to 15.91%. Now we will again check whether at the rate of 15.91% my present value of cash flow is equal to current market price or not. So again find out your DCF at the rate of 15.91% rupees and present value. On the 0 year DCF is equal to 1, 2500 2500. 1 to 25 में कुछ भी नहीं आएगा. On the 25th year I have to find out the discounted rate at the rate of 15.91%. So what I will do, 1 divided by 1.1591. So my discounted factor for 25th year will be 0.02494 multiplied by -1 lakh is equal to -2491. If you make the total, answer will be -6, so near to 0. So you can say that present value of cash flow is equal to current market price. अब हम उसको एक और मेथड से देखते हैं. ये थी हमारी ट्रेडिशनल मेथड जो भी हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी. अब हम यहाँ आ जाते हैं. यहाँ तक हमने डिस्कस किया था 40 is equal to 1 plus r⁵. So 40 is equal to 1 plus 0.15⁵25. So what is your answer? 32.92. इसका आंसर क्या आएगा? 32.92. So हम 32.92 में से 40 को माइनस करेंगे. So your NPVL will be -7.08. Next thing is 1 plus 0.16⁵25. So this is the higher side. इसका आंसर आएगा 40.87. So 40.87 multiply minus 40. So your NPVH is equal to 0.87. Now put this figure in this formula. 15 plus -7.08 divided by -7.08 minus 0.87 plus multiply by 16 minus 15. If you put this figure in the formula, you will get the answer 15.89. So here your answer is 15.91. Here your answer is 15.89. This is the difference, small difference due to this formula H minus L. The difference between H minus L as and when changes, your answer will be changed. So if there is a high difference,
accuracy is low. So I hope you will understand how to calculate the cost of debt using the YTM formula. In the previous session also we have discussed the cost of debt using the approximation method. So in the next session we will discuss another thing about the cost of capital. Thank you very much.